नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आरआरबी पीओ क्लर्क मॉक टेस्ट नंबर 12 सॉल्व होने वाला है और तैयारी बिल्कुल सिलेक्शन वाली करनी है। और मेरी क्लास के अंदर मैं जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर में जो पेपर आ चुका है वही पेपर मैं आपको अपनी क्लास के अंदर सॉल्व करवाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा और इस क्वेश्चन के लिए टाइमर मिलेगा आपको। टाइमर के साथ ही आपको अपने आंसर्स लगाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसके लिए मैं टाइमर ऑन करने जा रहा हूं दोस्तों। 30 सेकेंड्स का टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन हो चुका है। स्टार्ट कीजिए। मैं जानता हूं दोस्तों कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही क्लीन बोल्ड हो चुके होंगे। अब सुनिए जरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। सुनिए, यहाँ पे बी का रिलेशन के साथ, बी का रिलेशन के साथ और बी का रिलेशन के साथ, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स को जब हमने देखा तो स्टेटमेंट के अंदर बी का यूज किया गया है, बट के यहाँ पर क्या है दोस्तों, मिसिंग है। के यहाँ पे मिसिंग है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हो गया कि के की एंट्री कहां पे हुई है, कंक्लूजन के अंदर हुई है। के की एंट्री कहां पे हो गई, कंक्लूजन के अंदर। तो के यहाँ पे एक आपका क्या कहलाएगा, के आपका कहलाएगा एक न्यू वेरिएबल। और ये जो टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहलाता है न्यू वेरिएबल एंट्री। न्यू वेरिएबल एंट्री टाइप का क्वेश्चन कहलाता है और इसका लॉजिक अब मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब यदि बेसिक तरीके से देखें तो बेसिक तरीका ये कहता है कि स्टेटमेंट्स में जो बातें बताई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। स्टेटमेंट के अंदर बी का इस्तेमाल किया गया है, बट के बारे में कोई भी बात स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं कही गई, तो हम के लिए कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया इंडिविजुअल बेसिस पे, सेकंड भी गलत हो गया इंडिविजुअल बेसिस पे, और थर्ड कंक्लूजन भी गलत हो गया क्योंकि तीनों में के की बात कर रहा है, बट स्टेटमेंट्स के अंदर के का यूज नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, आप थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचिएगा कि के का इस्तेमाल यदि कंक्लूजन्स में किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर के हिसाब से के कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो करता है। अब के जहां कहीं भी एग्जिस्ट करता है, जहां कहीं पर भी बैठा है, बी के साथ या तो के क्या होगा, छोटा होगा, या बी से क्या होगा, बड़ा होगा, या उसके क्या होगा, बराबर होगा। क्या आप तीनों बातों को ये कह सकते हैं कि तीनों ही गलत हैं? ना तो बी छोटा होगा के से, ना ही बड़ा होगा, ना ही बराबर होगा। क्या तीनों बातें गलत हो सकती हैं? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे तीनों में से कोई एक बात तो सही मानी जाएगी। बी के से या तो बड़ा है, या छोटा है, या उसके बराबर है। अब आप इस तरीके से समझिएगा। आप ये कहोगे कि सर, आपकी क्लास, जो मेरी क्लास चल रही है, इस क्लास को आप तो देख रहे हो बट आपका भाई नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप तो मेरी क्लास में प्रेजेंट हैं, बट आपका ब्रदर मेरी क्लास में प्रेजेंट नहीं है। अब मैं ये कहता हूं कि आपका ब्रदर चांद पे बैठा है। अज्यूम करते हैं कि आपका ब्रदर चांद पे बैठा है, इस मतलब धरती पर ही नहीं है, चांद पर बैठा हुआ है। तो कुल मिला के वो जहां कहीं पर भी हो, चांद पे बैठा है ना, तब भी आपका ब्रदर आपसे छोटा है, या बड़ा है, या आपके बराबर है। इन तीन में से कोई एक बात डेफिनेटली सही होगी। ठीक उसी प्रकार से बी के से या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या उसके बराबर होगा। तीनों बातें एक साथ गलत नहीं कही जा सकती। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी बनेगा। आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं दोस्तों न्यू वेरिएबल एंट्री। क्या बोलते हैं, न्यू वेरिएबल एंट्री, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको लोगों को निकालना है।
हे फ्रेंड्स, टाइम्स अप। अब ध्यान से सुनिएगा। V और S के बारे में दो कंक्लूजन हमें दिए जा रहे हैं। अब V आपका इस सीरीज में है एंड S आपका इस सीरीज में है, दोनों अलग अलग सीरीज में है। इन दोनों को मिलाने वाला कॉमन फैक्टर क्या है? R। R देखिए यहाँ पर भी है और R आपका यहाँ भी है। अब मुझे एक बात बताइए, V का रिलेशन T के साथ में क्या है कि V और T दोनों बराबर हैं, और T का रिलेशन R के साथ में क्या है कि T और R भी बराबर है। अल्टीमेटली V T R ये आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे R होगा वहां पे V को भी प्लेस कर सकते हैं एंड T को भी प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों R इस जगह पर है, इस जगह पर यदि R है तो यहां पे यदि मैं V को प्लेस कर दूं तो फाइनली अब आप मुझे बताइए कि V का रिलेशन S के साथ क्या बनेगा कि V इज नॉट इक्वल टू S। दोस्तों तीन रिलेशन होते हैं, एक होता है बड़े का, एक होता है छोटे का और एक होता है इक्वल का। इसने मना कर दिया कि वी एस के इक्वल नहीं है। वी एस के यदि इक्वल नहीं है तो फिर दो बातें बचती हैं और दोनों में से कोई एक बात तो सही होगी। वी या तो एस से बड़ा होगा या फिर उससे छोटा होगा। अब ये कहता है कि वी एस से छोटा है और ये कहता है वी एस से बड़ा है। इंडिविजुअल बेसिस पर तो दोनों गलत हैं, लेकिन यदि दोनों को कंबाइन फॉर्म में देखा जाए तो यहां पर भी दोस्तों आइदर और का रिलेशन निकलता है, क्योंकि वी एस से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। इन दो में से कोई एक बात बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ने की बारी है। आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो ओनली फॉर 20 सेकंड्स का ही दिया जाएगा। अब सुनिएगा दोस्तों, फर्स्ट में डी का रिलेशन एफ के साथ पूछा जा रहा है, तो यहां इसने ये बोल दिया कि E इज नॉट इक्वल टू एफ। अब यदि E एफ से इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि E एफ से बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली ओपन साइड की यदि हम बात करें तो D से लेके F के बीच में यहाँ जो ओपन साइड है वो D की तरफ है। इसके अकॉर्डिंग तो ओपन साइड D की तरफ हो जाएगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ओपन साइड F की तरफ हो जाएगी। अल्टीमेटली टोटल कंफ्यूजन है। इस वजह से मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कंफ्यूजन है तो फिर फर्स्ट कंक्लूजन आपका हो गया गलत। अब बात करेंगे सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड क्या कहता है आपसे? सेकंड में देखिएगा, ए को डी से मिलाना है तो सीधे सीधे ए को डी से मिलाते हैं। ओपन साइड दोस्तों ए की तरफ है, ओपन साइड ए की तरफ है, तो ओपन साइड ए की तरफ है तो फाइनली ए और डी के बीच में ओपन साइड हमें ए की तरफ ही चाहिए। दूसरी बात, इक्वल यहाँ है बट इस जगह पर इक्वल मिस हो गया। इक्वल मिस हो गया तो ए और डी के बीच में इक्वल नहीं चाहिए, तो अल्टीमेटली ए और डी के बीच में रिलेशन बनेगा ये। अब सीधे सीधे कंक्लूजन पे जाते हैं और ये देखते हैं कि ए इज ग्रेटर देन डी दिया गया है क्या? जी बिल्कुल, ए इज ग्रेटर देन डी यही दिया है। तो सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिएगा, B इज ग्रेटर देन R, तो B यहाँ पे है, R यहाँ पे है। चलिए इनको लिख लेते हैं। अब सबसे पहले आप ये भी चेक कर लिया करो, क्या B किसी से बड़ा हो सकता है? जी दोस्तों बिल्कुल, B इक्वल का साइन फॉरवर्ड कर रहा है, तो फिर ये हो गया कि B किसी के साथ भी कुछ भी रिलेशन बना सकता है। और फिर दूसरी बात ये भी चेक कर लिया करो, क्या R छोटा हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, R भी छोटा हो सकता है। तो फिर एक काम करते हैं, इनको मर्ज कर लेते हैं। तो B को R से मिलाना है और मिलाने वाला कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? मिलाने वाला दोनों में कॉमन फैक्टर आ जाएगा A B C Q, तो Q आपका इनको मिला देगा। तो सबसे पहले A का रिलेशन Q के साथ देखिए, सॉरी B का रिलेशन Q के साथ देखिए। B का रिलेशन Q के साथ बनेगा कि B इज ग्रेटर देन Q, तो ये लीजिए B इज ग्रेटर देन Q। फिर हमें देखना है Q का रिलेशन R के साथ, तो ये लीजिए दोस्तों Q का रिलेशन R के साथ। रिलेशन क्या बनेगा? Q इज ग्रेटर देन R, तो Q इज ग्रेटर देन R। तो अल्टीमेटली B एंड R के बीच में जो ओपन साइड है दोस्तों वो जा रही है B की तरफ, और यहाँ भी ओपन साइड B की तरफ है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड B की तरफ होगी तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो यहाँ देख सकते हैं ओपन साइड B की तरफ है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट बिल्कुल सही है।
बात करते हैं दूसरे वाले की, सेकंड वाले को भी समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड वाले में ए को एस से मिलाना है, तो ए को एस से मिलाने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि ए बड़ा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ओपन साइड ए की तरफ है तो ए बड़ा हो सकता है। दूसरी बात, एस छोटा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एस छोटा पॉसिबल है। तो ठीक है, फिर इनको मर्ज कर लेते हैं। ए को एस से मिलाने के लिए कॉमन फैक्टर क्यू को रखते हैं बीच में। अब आप देखो ए और क्यू में रिलेशन बनेगा कि ओपन साइड ए की तरफ, ओपन साइड ए की तरफ, ओपन साइड ए की तरफ। तो अल्टीमेटली ए और क्यू के बीच में ओपन साइड ए की तरफ। अब हमें क्यू और एस का रिलेशन चाहिए, तो क्यू और एस में रिलेशन चेक करके बताओ, ओपन साइड क्यू की तरफ, ओपन साइड क्यू की तरफ, तो यहाँ भी ओपन साइड क्यू की तरफ। इक्वल का साइन यहाँ तो है बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो क्यू एंड एस के बीच में इक्वल की रिक्वायरमेंट हमें भी नहीं है। अल्टीमेटली ए और एस के बीच में जो ओपन साइड अब जो घूमेगी दोस्तों वो ए की तरफ है, और यहाँ भी ओपन साइड ए की तरफ है। तो फाइनली कंक्लूजन में भी ओपन साइड ए की तरफ ही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ भी ओपन साइड किधर है, ए की तरफ है। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स, यानी दोनों हमारे स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। ई इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन ई इसका करेक्ट है, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 20 सेकंड का समय है। टाइम्स अप। देखिएगा, पी को आर से मिलाना है, तो ये लीजिए पी को आर से मिला देते हैं। ओपन साइड पी की तरफ, ओपन साइड पी की तरफ, तो यहाँ भी ओपन साइड पी की तरफ है, बिल्कुल सही है। सेकंड को देखिएगा, क्यू को एस से मिलाना है, तो क्यू को एस से मिलाने के लिए चलो मिला देते हैं, क्यू को एस से भी मिला देते हैं, सॉरी वी से मिलाना है तो वी से मिला देंगे, कोई बात नहीं। ओपन साइड क्यू की तरफ है और यहाँ दोस्तों ओपन साइड हो गई वी की तरफ। तो अल्टीमेटली हमें बीच में नजर आ गए अपोजिट साइन, अपोजिट साइन नजर आ गए, तो सेकंड कंक्लूजन विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओनली फर्स्ट इज फॉलो दी स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगला सवाल ऑप्शन ए करेक्ट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए देखिएगा, ओनली स्टब आर ट्रैक, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑल ट्रैक आर स्टब। तो पहले तो इसको ऑल ट्रैक आर स्टब में ऐसे बना देंगे, ऑल ट्रैक आर स्टब। और दूसरी बात, इस ट्रैक के ऊपर लगेगा रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज ओनली वर्ड की वजह से, ओनली वर्ड की वजह से ट्रैक के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगना वाजिब है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया गया है। अब इसका तरीका यही क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल में मैंने बात कर रखी है एक सेपरेट वीडियो के अंदर, जहां पे मैंने आपको ओनली भी समझाया है, ओनली ऑफ यू भी समझाया है। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब सुनिएगा, नो स्टेप, नो स्टब इज लैम्प, नो स्टब इज लैम्प, तो ये लीजिए नो स्टब इज लैम्प। आगे बढ़ो, ऑल लैंप आर कोल्ड, तो ऑल लैंप आर कोल्ड, तो ये लीजिए ऑल लैंप आर कोल्ड। अब फर्स्ट कंक्लूजन एक पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, ठीक है। तो आइए जरा फर्स्ट क्या कहता है, सम कोल्ड, तो हमें कोल्ड पकड़ने हैं और ये देखना है सम कोल्ड आर स्टब इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ कोल्ड स्टब में जाने की संभावना है क्या। तो पहले तो आप ये देखो, क्या कुछ कोल्ड स्टब में है क्या। आप कहोगे नहीं सर, नजर नहीं आते हैं। अब दूसरी बात, मेरा दूसरा सवाल, क्या कुछ कोल्ड स्टब में जा सकते हैं क्या। यस दोस्तों, कुछ कोल्ड स्टब में जा जरूर सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल, और उसने पॉसिबिलिटी का केस ही पूछा था। आप ये देखिए कि जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना, स्टब का लैंप के साथ में है, स्टब का कोल्ड के साथ में किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कोल्ड का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर लैंप नहीं है दोस्तों, तो कोल्ड का ये पोर्शन स्टब एंड स्टब के अंदर जा सकता है, स्टब के अंदर जा सकता है, इट इज पॉसिबल। तो इसने यही पूछा था कि कुछ कोल्ड स्टब में जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, पॉसिबल है। सेकंड को देखिएगा, सम ट्रैक कैन बी कोल्ड, कैन बी मैंने आपको बता रखा है, कैन बी और कैन नेवर बी दोनों चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिएगा, कैन बी ऑलवेज रिप्रेजेंट पॉसिबिलिटी, कैन भी हमेशा पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। अब सुनिएगा, कुछ ट्रैक
कोल्ड होने की संभावना है क्या, यानी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, कुछ ट्रैक कोल्ड हो सकते हैं क्या। तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रैक के ऊपर ये क्रॉस का साइन क्या दिखाता है, ये क्रॉस का साइन ये दिखाता है कि ट्रैक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है इस लैंप के साथ और कोल्ड के साथ। ट्रैक के पास सिर्फ स्टब जा सकता है, ना तो लैंप जा सकता, ना ही कोल्ड जा सकता, और ना ही कोई अदर कोई एलिमेंट होता हमारे पास, ना ही वो जा सकता। तो अल्टीमेटली क्या कुछ ट्रैक कोल्ड हो सकते हैं? जी नहीं, इस बात की कोई भी संभावना नहीं है। और उसने हमसे कैन बी देकर के क्या पूछी थी, पॉसिबिलिटी पूछी थी, तो इस बात की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 40 सेकंड दूंगा। ओके जी, टाइम ओवर। अब देखिए, ओनली आ फ्यू सी आर डी, तो ओनली आ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट, यानी सम सी आर डी एंड सम सी आर नॉट डी। तो ये लीजिए डायग्राम ऐसा बन जाएगा, सम सी आर डी तो ये हो गया, और सम सी आर नॉट डी हो जाएगा इस प्रकार से। आगे बढ़ो, ओनली आ फ्यू डी आर ई, तो बोलेंगे सम डी आर ई, और फिर क्या बोलेंगे, सम डी आर नॉट ई। नेक्स्ट सम ई आर एफ, तो सम ई आर एफ इस प्रकार से इसको बना देंगे। तो ये हमारा डायग्राम हुआ कंप्लीट। अब देखिएगा फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है। पहली बात तो दोनों कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के हैं, श्योरिटी के कंक्लूजन नहीं है। तो फर्स्ट कहता है ऑल ई बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे ई डी हैं क्या। पहले तो ये चेक करो सारे ई डी हैं क्या, नहीं दोस्तों, कुछ ई डी है। तो पहला पॉइंट हुआ क्लियर। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या सारे ई डी में जा सकते हैं क्या? यस दोस्तों, सारे ई तो डी में जा सकते हैं, लेकिन सारे डी ई के अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कुछ डी के ऊपर ई के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो कंप्लीट डी ई के अंदर नहीं जा सकते। बट इसका उल्टा सही होगा कि कंप्लीट ई तो डी के अंदर आ ही सकते हैं। तो यस दोस्तों, इसने ऑल ई की बात करी थी, तो ऑल ई को हमें डी के अंदर भेजना था। यस, ये जा सकते हैं। और पॉसिबिलिटी पूछी थी, तो पॉसिबिलिटी में हम इसको ये कहेंगे कि यस इट इज पॉसिबल। सेकंड को देखिएगा, ऑल डी बीइंग एफ इज अ पॉसिबिलिटी। पहले तो आप ये देखो कि सभी डी एफ हैं क्या। दोस्तों सभी डी एफ नहीं है। मेरा दूसरा सवाल, क्या सभी डी एफ के अंदर जा सकते हैं क्या? तो यस दोस्तों, वी कैन से दैट कि ऑल डी एफ के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि डी का एफ के साथ में किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड नहीं है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि ऑल डी कैन बी एफ या ऑल डी बीइंग एफ इज अ पॉसिबिलिटी। तो यस, दोनों करेक्ट होंगे आपके। ठीक है, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 30 seconds फॉर दिस क्वेश्चन। टाइम सब। देखिए, ऑल रैट आर कैट, ऑल रैट आर कैट, सम रैट आर डॉग, तो सम रैट आर डॉग, यहां से इसको उठा लीजिए, सम रैट आर डॉग। नो डॉग इज काउ, नो डॉग इज काउ को आप यहां से उठा लीजिए, और ये आपके कैट है। अब सुनिएगा, फर्स्ट कंक्लूजन श्योरिटी की बात करता है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन ये कहता है कि ये कंक्लूजन तभी राइट होगा जब जो चीज पूछी गई है कंक्लूजन में वो हमें डायग्राम के अंदर भी दिखाई दे, तभी राइट होगा। तो सम रैट आर नॉट काउ,
यानी कुछ रैट काऊ नहीं है। और वो डायग्राम के अंदर दिखना चाहिए कि कुछ रैट ऐसी दिखनी चाहिए जो काऊ के अंदर ना जाए। अब दोस्तों आप देखिएगा सॉरी, रैट का जो ये वाला पोर्शन है, रैट का ये पोर्शन डॉग को टच करता है और डॉग का काऊ के साथ में लगा हुआ है रेस्ट्रिक्शन। तो वो वाले रैट जो डॉग को टच करते हैं क्या कभी काऊ में जाएंगे? आप कहोगे सर कभी नहीं जाएंगे। ये बात आप श्योरिटी से कह सकते हैं क्योंकि डायग्राम के अंदर ये चीज श्योरिटी में दिखाई देती है। तो जो चीज डायग्राम में श्योरिटी में दिखाई देती है और कंक्लूजन में भी श्योरिटी के अंदर ही पूछा है, तो ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड को देखिएगा, सम कैट बीइंग काउ इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ कैट काउ होने की संभावना है। यानी कुछ कैट, आप ये देखो कि पहले तो चेक किया करो कि कुछ कैट काउ है क्या। तो नहीं दोस्तों, कुछ कैट काउ तो नहीं है। मेरा दूसरा सवाल, क्या कुछ कैट काउ में जा सकती हैं क्या? यस दोस्तों, ये वाली जो कैट है, ये वाली जो कैट है, इनके अंदर डॉग तो है नहीं, तो ये वाली कैट काऊ के अंदर जा सकती है। इट इज पॉसिबल। और उसने भी हमसे पॉसिबिलिटी में ही पूछा था, तो यस हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि कुछ कैट काऊ में जाए। तो दोनों कंक्लूजन सही है। ऑप्शन ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, टाइम स्टार्ट नो। फ्रेंड्स, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यदि इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग 5 सेकंड से भी ज्यादा का समय ले रहे हैं, यदि इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी 5 सेकंड से ज्यादा का समय ले रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप बहुत बड़ी समस्या के अंदर हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं था। सुनना जरा, यहां दो नेगेटिव कंक्लूजन है, दो नकारात्मक निष्कर्ष है। स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से, क्या स्टेटमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट यूज किया गया है? आप कहोगे नहीं किया गया। तो बताइए जरा, ये कभी सही होंगे? कभी सही नहीं हो सकते, दोनों गलत है। इसके अंदर हमें डायग्राम बना के चेक नहीं करना था, इसको हम डायरेक्टली पिक कर सकते हैं कि दो कंक्लूजन। अब मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूं कि लॉजिक क्या है। कि कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष, कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष तभी सही होता है जब स्टेटमेंट्स के अंदर नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया हो। मेरी बात को वापस सुनिएगा, कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन तभी राइट हो सकता है जब स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया गया हो। अब यदि मान लो कंक्लूजन नेगेटिव हैं और स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड का यूज ही नहीं किया, तो वो कंक्लूजन कभी सही नहीं हो सकते। दोनों गलत हैं दोस्तों, दोनों गलत हैं। अब जो 5 क्वेश्चन आपके पास आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा। अब जो बच्चे स्मार्टली तैयारी करके जा रहे हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, और वो इसी तरीके से इसको 5 सेकंड या 2 सेकंड में क्वेश्चन को पिक करके आंसर फटाफट लगा रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को भी इन चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिएगा, टाइम इज ओवर और क्वेश्चन को मैंने भी सॉल्व करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन को पहले ही नोट डाउन कर लिया है। कॉन्साइज को ये लिखा जाता है, तो फिशरी को क्या लिखा जाएगा, सवाल ये था। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कॉन्साइज और उसकी जो कोडिंग थी उनको ऊपर नीचे सेट कर दिया ताकि मैं लॉजिक को आइडेंटिफाई कर पाऊं। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे लॉजिक क्या है उस चीज को कैच कर। ये देखिए, ये कितना है, 3 है, और यहाँ पे ये देखो कितना है, 2 है, तो -1 होगा।
ये 15 है, ये 14 है, तो -1 हुआ। 14 से 13 यानी -1 हुआ। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों के साथ में जो रिलेशन बना वो बना -1। अब सुनिएगा, ये 9 है और ये 10 है, तो ये हो गया +1। 19 से 20 +1, 5 to 6 +1, कहने का मतलब इन तीनों का इन तीन के साथ में लॉजिक बना +1। अब सेंटर वाले में क्या हो रहा है, देखो 3 से 2 हुआ, इसका मतलब ये सीधा सीधा -1 हो गया। अब हमें आंसर जो निकालना है वो निकालना है फिशरी का, और फिशरी का मतलब ये हुआ कि F आएगा 6 पे, I आएगा 9 पे, S आएगा 19, H आएगा 18, सॉरी H आएगा 8 पे, और E आएगा 5, R 18 और Y 25। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, -1 करना है। तो 3 से 2 यहां पे हुआ था -1, तो 6 से -1 दोस्तों यहां होगा 5, फिर 9 से -1 8, और 19 से -1 18। ठीक है, अब +1 देखिए, 9 से 10 +1 यहां पे हुआ था, तो बताइए 5 से +1 करेंगे 6, 18 से +1 करेंगे 19, और 25 से +1 करेंगे 26। और सेंटर वाले में देखो 3 से 2 -1 हुआ था, देखिए आप यहाँ पे 3 से 2 -1 हुआ था, तो 8 से -1 करके यहाँ आ जाएगा 7। तो अब देखिए ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा एस, ये होगा आपके पास एफ जी, ये होगा ई एच और आर। तो जेड एस एफ जी, तो कहां पे देखते हैं, जेड एस एफ जी, तो ऑप्शन ए गया, डी भी गया। ई एच आर, तो ई एच आर कहां पे है, जेड एस एफ जी ई एच आर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है वो बिल्कुल सही है, और जिनका ऑप्शन सी नहीं है वो मुसीबत के अंदर है। चलिएगा दोस्तों, बारी है आगे बढ़ने की, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की, समझने। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, आपका टाइम स्टार्ट होता है। मैं अपने वीडियो को हटा लेता हूँ। चलिए अब देखिएगा, बारी है इसके सोल्यूशन को देखने की, सुनना। आपसे कहता है कि इन द लाइन ऑफ गर्ल्स रमन इज 16 पोजीशन एंड इन द लाइन ऑफ बॉयज कोमल इज 12 पोजीशन। ठीक है, एक बार हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। ये सपोज करो कि लाइन है गर्ल्स की, और ये सपोज कीजिए कि लाइन है बॉयज की। अब देखो, इन द लाइन ऑफ गर्ल्स रमन इज 16th पोजीशन, लड़कियों की लाइन में रमन की पोजीशन कितनी है, 16। नेक्स्ट, इन द लाइन ऑफ बॉयज कोमल इज 12th पोजीशन, बॉयज की लाइन में कोमल की पोजीशन कितनी है, 12th। नेक्स्ट, इफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑर्डर टू सिट इन अ मिक्स लाइन, तो चलो इनको मिक्स लाइन में बैठा देते हैं, लड़के लड़कियों को, ये लड़के प्लस लड़कियों को बैठा दिया मैंने एक मिक्स लाइन के अंदर। फिर आगे आपसे कहता है इन द मिक्स लाइन देन कोमल्स पोजीशन वुड बी जस्ट आफ्टर रमन्स पोजीशन, तो मिक्स लाइन के अंदर जब लड़के और लड़कियों को बैठाएंगे तो कोमल की पोजीशन रमन के जस्ट बाद होगी, यानी जहां कहीं भी रमन है उसके जस्ट बाद में कोमल होनी चाहिए, ऐसा इसने बोला है। अब सुनिएगा, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कि गर्ल्स की लाइन में रमन 16वें नंबर पे है, तो बताइए रमन से पहले कितने लोग हैं, रमन से पहले होंगे टोटल 15%, सॉरी 15 लड़कियां। लड़कियों की लाइन में रमन 16वें नंबर पे है, तो रमन से पहले कितनी लड़कियां हैं, 15। जब मिक्स लाइन में इन लड़कियों को मैं लेकर के जाऊंगा तो रमन से पहले कितनी लड़कियां उठ के जाएंगी, रमन से पहले जाएंगी टोटल 15 लड़कियां। ठीक है, तो यहां भी मिक्स लाइन में भी 15 लड़कियां इसके पहले होंगी। बॉयज की लाइन में जो कोमल है वो 12वें नंबर का है, तो बताइए बॉयज की लाइन के अकॉर्डिंग कोमल से पहले कितने लड़के हैं, कोमल से पहले है 11 लड़के। जब लड़कों को मिक्स लाइन में लेके जाएंगे तो बताइए कोमल से पहले कितने लड़के जाने वाले हैं, टोटल 11 लड़के जाने वाले हैं। तो मिक्स लाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि रमन एंड कोमल से पहले टोटल कितने पर्सन होंगे, 26 होंगे। यदि मिक्स लाइन में रमन और कोमल से पहले 26 पर्सन है, तो बताइए 27 नंबर किसका होगा, रमन का, और 28 नंबर किसका होगा, कोमल का होगा, क्योंकि 26 लोग रमन और कोमल से पहले थे। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है,
क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रमन इन द मिक्स लाइन। तो मिक्स लाइन में रमन की पोजीशन क्या है, तो आप देख सकते हैं मिक्स लाइन में रमन की पोजीशन 27 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिएगा दोस्तों, बारी है अगले सवाल की तरफ चलने की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं अपना वीडियो हटा लेता हूं। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे 40 सेकंड्स में। ठीक है दोस्तों, अभी मैं अपना वीडियो ऑन नहीं करूंगा, ये 2-3 सवाल हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे, जब इधर स्पेस होगा फिर मैं अपना वीडियो ऑन करूंगा, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, मैं इसको स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, ये लीजिए, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं अपना वीडियो ऑन करूँ, सुनिए। अब ये आपसे यहाँ पे कुछ कंडीशंस देता है, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो, इसने ए का कोड दिया कॉपीराइट, आर का दिया 7, पी का कोड दिया 8, एम का 3, डी का 9 और आगे भी इसी प्रकार से। फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त ये कहती है कि इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट देन बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द वोवेल। यदि पहला अक्षर एक स्वर है, अंतिम अक्षर एक व्यंजन है, तो दोनों को स्वर के कोड से कोडित किया जाना चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो हमें वर्ड दिया है, इसका पहला लेटर एक कॉन्सोन सॉरी एक क्या है, वोवेल है, और लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन यही कह रही थी कि पहला एक वॉवेल होना चाहिए और लास्ट एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट की जो कोडिंग की जाएगी वो वॉवेल की जो कोड होगा वही कोडिंग की जाएगी। तो बताइए यहाँ पे जो वॉवेल है वो आई है, तो आई हमारा है, आई की कोडिंग क्या है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में भी 1 आएगा और लास्ट में भी आपको 1 आएगा। तो 1 एंड 1 स्टार्टिंग लास्ट में कहाँ दिया है, ओनली ऑप्शन 3 के अंदर ये चीज हमें नजर आती है। अब यहाँ नन ऑफ दिस दिए जाने की वजह से मुझे ये कंप्लीट क्वेश्चन दोस्तों चेक करना ही पड़ेगा। हाँ जी, अब देखिएगा, अब हमें ये तो पता लग गया कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो सकता है। यदि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है तो डी के लिए कोड होना चाहिए 9। तो बताइए डी के लिए कोड 9 है क्या, बिल्कुल डी के लिए 9 कोड है। यू के लिए कोड होना चाहिए एट द रेट, तो यू के लिए कोड होना चाहिए एट द रेट, ये भी ठीक है। पी के लिए कोड होना चाहिए 8, तो पी के लिए कोड होना चाहिए 8, ये भी सही है, ठीक है 8 ही है यहाँ पे। और आर के लिए कोड 7 होना चाहिए, तो दोस्तों देख सकते हैं कि आर के लिए जो कोड है वाकई में 7 है। तो इस अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब लगता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये तो इसने स्टार्टिंग और लास्ट में जो कंडीशन लगा के दी वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। कभी कभी क्या करता है कि बीच के लेटर्स में भी कुछ ना कुछ ये क्या करता है, कोई ना कोई कंडीशन लगा के दे देता है। तो हमें एक बार फटाफट से वर्बल तरीके से ये पढ़ के देखना है, दो कंडीशन जो बची हुई है, कि क्या मिडिल जो लेटर्स हैं इनमें भी कोई कंडीशन लगा के दे रहा है क्या। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड वाली कंडीशन को ध्यान से थोड़ा सा देखो, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये फर्स्ट और लास्ट की दे रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट के अकॉर्डिंग तो हमें कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रही थी, तो वो मिल गई, तो इसको अब हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अब थर्ड वाले को देखो, इफ द फर्स्ट इज अ कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज अ वोवेल, तो ये भी फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे तीनों कंडीशन में फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर की बातें ही की जा रही है, मिडिल लेटर्स के बारे में कोई कंडीशन नहीं थी। तो यस वी कैन से दैट कि यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर 3। अब बारी है अगले सवाल की तरफ चलने की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं टाइमर ऑन करने जा रहा हूँ, यस टाइमर ऑन है।
ओवर, देखिएगा देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, समझते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर यू है जो कि क्या है, वोविल, और लास्ट लेटर ए है, ये भी एक वोविल है। अब देखो फर्स्ट और लास्ट में वोवेल की कोई कंडीशन दी है क्या? अब देखो यहाँ पे इफ द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट नहीं, वोवेल की कंडीशन चाहिए, तो ये तो इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, नहीं, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, और ये भी एप्लीकेबल नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एक भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर डायरेक्ट कोडिंग की जाएगी। अब जैसे यू का कोड ऊपर चेक करते हैं, यू का कोड क्या है, यू का कोड है @, तो @ हमें स्टार्टिंग में ही चाहिए। फिर इसके बाद में के, देखो के का कोड है हमारे पास परसेंटेज, तो के के बाद में परसेंटेज, यानी सॉरी @ के बाद में परसेंटेज आ जाएगा। तो @% के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो आपका सीधा सीधा कट आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे शुरू में कॉपीराइट दे रखा है, जबकि हमें @ चाहिए था। अब इस अकॉर्डिंग देखें तो देखिएगा डब्ल्यू का कोड क्या है, डब्ल्यू का कोड आपके पास होगा 6, तो 6 यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो @%6, तो ये भी यहाँ भी दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जे का कोड हमें चाहिए, तो जे का कोड है आपके पास ये वाला साइन, तो जे के लिए लगाते हैं ये वाला साइन, और ये वाला साइन कहीं पर दिया है क्या? डब्ल्यू के बाद में जे के बाद ये वाला साइन दोस्तों कहीं पर भी नहीं दिया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि हमें चाहिए था ये वाला साइन, बट ये साइन किसी भी ऑप्शन के अंदर नजर नहीं आता है, तो नन ऑफ दिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, टाइम ओवर। देखते हैं अब इसको। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट आर है, लास्ट पी है, तो फर्स्ट और लास्ट की कंडीशन है तीनों के अंदर, तो फर्स्ट और लास्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट है। अब सेकंड कंडीशन आपकी क्या बोलती है कि इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, दोनों व्यंजन हैं, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द लास्ट लेटर, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को लास्ट लेटर जो है उसका कोड देना है। तो हमारे पास यहाँ लास्ट लेटर पी है, तो बताइए पी का कोड ऊपर से चेक करके बताओ क्या है, 8, तो 8 आपका स्टार्टिंग में होगा और 8 ही आपका लास्ट में होगा। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 हमें सही दिखाई देता है, तो ये सारे ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए। अब यदि ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो इस अकॉर्डिंग आई का कोड हमें 1 दिखना चाहिए, तो देखिए आई का कोड 1 है क्या, बिल्कुल सही है। क्यू का कोड 4 होना चाहिए, तो देखिए क्यू का कोड 4 है, बिल्कुल करेक्ट है। एच का कोड 5 होना चाहिए, यस ये भी सही है। और एफ का कोड डॉलर होना चाहिए, तो ऐसा है क्या, एफ का कोड डॉलर है, बिल्कुल है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टाइमर ऑन है, सॉल्व कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिएगा अब यहाँ फर्स्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है एम, और लास्ट लेटर एक वॉवेल है ई। अब देखो देखिए यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या कहती है, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल,
पहला एक व्यंजन है और अंतिम एक स्वर है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। बोथ आर टू बी कोडेड एज एच, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को एच का कोड देना है, यानी एच के रूप में कोड देना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पे दो बातें निकलती हैं कि एक तो एच का कोड देना है या एच के रूप में कोड देना है। तो यदि एच का कोड देना है तो भाई एच का कोड तो 5 है, एच का कोड देख सकते हैं आप क्या है, 5 है। लेकिन क्या ये ऐसा कह रहा है कि दोनों को एच के रूप में कोडित किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे दो बातें निकलती हैं, तो इसके लिए एक बार हमें कंडीशन को वापस पढ़ना चाहिए। ये आपसे कहता है बोथ आर टू बी कोडेड एज एच, एच के रूप में कोड करना है। आप देख सकते हैं दोनों को एच के रूप में कोडित किया जाना चाहिए, यानी आपको फर्स्ट और लास्ट में एच का कोड नहीं देना, एच ही कोड बनाना है, एच को कोड करना है। तो एच आपका शुरू में होना चाहिए और एच ही आपका लास्ट में होना चाहिए। तो ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आता है, सारे ऑप्शन गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बारी है, चलिए दोस्तों अब बारी है आगे बढ़ने की और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब इस क्वेश्चन के अंदर फूड का कोड हमसे पूछा जा रहा है। ओके, फूड का कोड हमसे पूछा जा रहा है, तो फूड कहां कहां पे है? फूड एक तो यहाँ पे है, एक इस जगह पर भी फूड है सेकंड में, और एक थर्ड में भी फूड है। फूड है ना फर्स्ट सेकंड, सॉरी फोर्थ, फोर्थ लाइन में है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ लाइन में फूड एक कॉमन वर्ड है, तो फर्स्ट लाइन की कोडिंग सेकंड एंड फोर्थ की कोडिंग में कॉमन कोड होगा। और वो कॉमन कोड क्या है, चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जी ए यहाँ भी है, जी ए यहाँ भी है एंड जी ए यहाँ भी है। तो फूड का जो कोड बनेगा वो बनेगा जी ए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। ये यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, इसको सी ए कर लेना। ओके, ये एन ए नहीं है, यहाँ पे सी ए। अब बारी है सोल्यूशन को देखने की। सबसे पहले एम ए और डी ए दो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एम ए के लिए वर्ड निकालेंगे कि वर्ड क्या होना चाहिए। देखो एम ए हमारे पास यहाँ है थर्ड में, और कहाँ दिखाई देता है, फर्स्ट में भी दिखाई देता है, सेकंड में तो है नहीं, और फोर्थ में भी एम ए नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, इसके अंदर एम ए कॉमन है। अब आप ये देखो कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में एम ए के अलावा कुछ और भी कॉमन है। आप देख सकते हैं कि के ए यहाँ है, बट यस के ए भी कॉमन आ रहा है, देखो के ए भी कॉमन आ रहा है। और देखिए और क्या कॉमन आ रहा है, एच ए यहाँ नहीं है, एम ए है, सी ए, चलिए ठीक है। कहने का मतलब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में दो चीजें कॉमन आती है, एक तो एम ए कॉमन आता है, एक के ए कॉमन आता है, ठीक है। अब आप एक बार ये चेक करो, क्या ये के ए केवल फर्स्ट और थर्ड में है या और कहीं पर भी है? तो के ए देखो सेकंड में है क्या, नहीं है, और के ए फोर्थ में भी नहीं है। अल्टीमेटली ये हुआ कि एम ए के लिए मेरे पास यहाँ दो वर्ड निकल के आते हैं। अब देखते हैं कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में कॉमन क्या आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में एक तो हेल्थ कॉमन है और एक गुड कॉमन है। तो सिंपल सा मतलब हो गया कि एम ए के लिए वर्ड एक तो गुड भी हो सकता है और एक हेल्थ भी हो सकता है। अब बात करेंगे डी ए की, कि डी ए के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड सूटेबल है। तो डी ए फोर्थ लाइन में है, डी ए सेकंड में, सॉरी थर्ड में नहीं है, डी ए सेकंड लाइन में भी है, और डी ए फर्स्ट में नहीं है। यानी सेकंड लाइन एंड फोर्थ लाइन में डी ए एक कॉमन कोड है। अब आप ये देखो कि सेकंड और फोर्थ में डी ए के अलावा कुछ और भी कॉमन है क्या? अब आप देख सकते हैं कि जी ए भी कॉमन आ रहा है,
ठीक है, जी ए भी कॉमन आ रहा है, और जी ए का तो अभी हमने देखा था कि फूड का कोड जी ए आ रहा था, तो आप सिंपली जी ए को तो इग्नोर ही कर दो, क्योंकि जी ए हमारे पास फर्स्ट लाइन में भी कॉमन है और उसका कोड हमें पता है फूड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखो सेकंड और फोर्थ में एल ए कॉमन नहीं है, बी ए कॉमन नहीं है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि सेकंड लाइन में और फोर्थ लाइन में केवल एक कोड डी ए ही कॉमन है। तो सेकंड लाइन के अंदर और फोर्थ लाइन के अंदर बताइए कॉमन क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ में ईट कॉमन है, तो सिंपल सा मतलब हुआ कि डी ए का कोड होगा ईट। अब हमें एम ए के लिए जो वर्ड मिले हैं वो मिले हैं गुड ऑब्लिक है, डी ए के लिए जो वर्ड मिला वो मिला ईट। अब एक ऑप्शन हमें ऐसा पिक करना है जिसके अंदर ईट तो होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, और इन दो में से कोई एक चीज मिल जाए। अब आ रही है सीधे सीधे, यहाँ टेस्टी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ऑप्शन वन तो वैसे ही गलत है। ऑप्शन सेकंड में देखना ईट एंड गुड, यस दोस्तों ईट एंड गुड ये आपका पॉसिबल है, ईट एंड गुड आपका पॉसिबल है, ये पॉसिबल आंसर है। और यहाँ देखना थर्ड में हेल्थ एंड ईट दिया है, तो यस दोस्तों हेल्थ एंड ईट ये भी आपका एक पॉसिबल आंसर है। गुड डेली ये गलत हो गया, गुड हेल्थ ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ दो दो आंसर निकल के आते हैं, इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ कुछ गड़बड़ है, और क्वेश्चन को अब हमें यहाँ पे छोड़ना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कुछ यहाँ पे मिस्टेक की गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। गुड हेल्थ दे रखा है, गुड हेल्थ तो सिर्फ एम ए का ही कोड आ रहा था ना, एम ए के लिए गुड हेल्थ आ रहा था। ओके, तो ये गलत है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेगा, हेल्थ इसका कोड पूछ रहा है और इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, कीजिए। ओके, टाइम्स ओवर। देखिए, हेल्थ और इज, इनको हमें, इनके हमें क्या चाहिए, कोड चाहिए। तो अभी हेल्थ की बात करके ही आए दोस्तों हम यहाँ पे, इसके अंदर देखो हेल्थ के लिए हमारे पास एक तो एम ए भी हो सकता है और एक के ए भी हो सकता है, ये अभी अभी हमने बात की थी। तो हेल्थ का कोड हो सकता है कि एम ए या फिर के ई। इस इज का कोड निकालने की कोशिश करते हैं। इज हमारे पास फोर्थ लाइन में है, इज हमारे पास फर्स्ट लाइन में है, और इज हमारे पास कहीं पर भी नहीं है। तो आपको मैंने ये चीज पहले ही क्लियर कर रखी है कि यहाँ है ना सी ए है, तो ये एन ए नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सी ए आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था। अब इज आपके पास यहां भी है और इज आपके पास यहां भी है। आप ये देखिए कि फर्स्ट और फोर्थ में इज के अलावा कुछ और कॉमन है। यस दोस्तों, एक फूड भी कॉमन है। तो फूड का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही कि फूड का कोड क्या होगा, जी ए। तो फूड का कोड जी ए, तो आप सीधा सीधा इग्नोर मारो, अलग हटाओ उसे। अब आप ये देखो कि कुछ और भी कॉमन है क्या। यस दोस्तों, एक फोर भी कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब इज फोर, ये दो एक साथ हमें फर्स्ट एंड फोर्थ में दिखाई देते हैं। तो इनकी कोडिंग की बात करें तो कोड में देखना, एक तो सी ए हो जाएगा, ठीक है, और एक आपके पास निकल के आएगा क्या, एक आपके पास निकल के आएगा एच ई। तो इसका कोड सी ए भी हो सकता है और इसका कोड एच ए भी हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें एक ऐसा ऑप्शन पिक करना है कि जिसके अंदर एम ए और के ए, इन दो में से कोई एक कोड मिल जाए, और इसके लिए सी ए ऑब्लिक एच ए, इन दो में से कोई एक कोड हमें मिल जाए, तब तो हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, उसी को आंसर लगा देंगे। अब इसके अंदर देखो एम ए को लिया और यहाँ एच ए को लिया। यस दोस्तों, एम ए और एच ए को हम ले सकते हैं, यस ये हमारा पॉसिबल आंसर है, आंसर आ सकता है। अब यहाँ देखना, यहाँ ये एम ए को ले रहा है और फिर यहाँ सी ए को ले रहा है। तो दोस्तों एम ए और सी ए, ये भी आंसर पॉसिबल है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एम ए एच ए दे रखा है जो कि गलत है दोस्तों, इसमें है ना कुछ मिस्टेक हुई है, इस वजह से ये आंसर्स थोड़े से गड़बड़ा गए हैं, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए।
ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिएगा, अब एच ए के लिए पूछ रहा है ये, तो एच ए के लिए अभी हमने निकाला था। एच ए के लिए एक तो इज हो सकता है और एक फोर हो सकता है, तो ये दो निकलते हैं इसके लिए, तो अब देख लेते हैं। तो इसने इसको तो लिया नहीं दोस्तों, लेकिन फोर को ले लिया है, तो फोर हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ देखो इसका आंसर गुड लगा रखा है, जो कि गलत है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पे एच ए के लिए वर्ड पूछ रहा था और यहाँ कंप्लीटली गड़बड़ हो गई है, तो इसको इग्नोर करते हैं। और अब आते हैं सीधे सीधे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। अब इसका आंसर निकालें। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा। यहाँ पे स्पीकर कौन है दोस्तों? नेहा। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि नेहा नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लड़की है। मैं आपको दोस्तों एक चीज क्लियर कर देता हूं कि किसी के नेम को सुनकर कभी भी किसी का जेंडर डिसाइड नहीं किया जा सकता। नेहा नाम सुन के आप ये डिटरमाइन मत कर लेना कि एक लड़की ही होगी। नेहा एक लड़की और लड़का दोनों हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ये कहती है कि हम किसी के नेम को सुनकर के कभी भी किसी का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। अब इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी दोस्तों, छुप छुप के। उस मूवी के अंदर शीतल वाला किस्सा आप सभी को याद होगा। ठीक है, तो उस किस्से को याद करो। ठीक है, उसमें बांडिया उर्फ राजपाल यादव जो थे, जो बांडिया का रोल प्ले कर रहे थे, उनको उन्होंने शीतल नाम सुन के ऐसा समझा कि लड़की होगी और उनकी फाइट जो होने वाली है लड़की के साथ होने वाली है। बट सामने देखा तो एक हट्टा कट्टा एक आदमी खड़ा था। तो बांडिया ने क्या सोचा कि शीतल लड़की होगी, जबकि लड़का निकला। तो इन द सेम वे, नेहा सुन के ऐसा मत करना, कहीं लड़की समझ मत बैठना, नेहा लड़का भी हो सकता है। ठीक है, पांड्या जैसी हरकतें आपको नहीं करनी दोस्तों। आपको एक एग्जाम पास करना है और एक बहुत बेहतरीन लेवल का रीजनिंग इसमें पूछी जाती है बैंक के अंदर, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। तो नेहा ने कहा कि वह मेरे दादा, तो नेहा के दादा का मतलब होगा नेहा के फादर के फादर, मेरे दादा के एकमात्र बच्चे यानी नेहा के पिताजी का बेटा। भाई नेहा के पिताजी का बेटा और नेहा किसी लड़के की तरफ इशारा कर रही है, तो इसका मतलब वो बेटा यहां पे आएगा। नेहा का उस लड़के से क्या रिश्ता है दोस्तों? नेहा का पूछा है। अब नेहा का हमें जेंडर ही नहीं पता कि नेहा लड़का है या लड़की है, तो यस वी कैन से दैट कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके, टाइम इज ओवर। देखिए, हु इज टॉलर अमंग PQRST? PQRST में सबसे लंबा कौन है ये पूछ रहा है। फर्स्ट डेटा कहता है एस इज शॉर्टर देन क्यू। एस है ना क्यू से छोटा है। ओके, पी इज शॉर्टर देन ओनली टी। यदि कितने लोग हैं ये टोटल? पांच, तो पांच लोगों की रैंकिंग बनाते हैं। तो ये कहता है कि पी इज शॉर्टर देन ओनली टी। पी छोटा है, ओनली किससे छोटा है? टी से छोटा है। यदि P ओनली T से छोटा है तो T नंबर 1 होगा और P नंबर 2 पे होगा। नाउ यू कैन सी कि P आपका नंबर 2 पे है और फर्स्ट पे T है। अब आप कह सकते हैं कि जो P है ना वो केवल T से ही छोटा है। लाइन भी ये बोली थी कि P केवल T से छोटा है। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे है यानी सबसे टॉलर है वो कौन है? T है। तो यस, डेटा फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब डेटा सेकंड का यूज करते हैं। सेकंड वाले डेटा का यूज करते हैं।
Q इज टॉलर देन ओनली S। Q लंबा तो है लेकिन ओनली S से ही लंबा है, तो Q को नंबर 4 पे रखना होगा, S को नंबर 5 पे रखना होगा। नाउ यू कैन सी कि Q ओनली फॉर S से ही लंबा है। और नेक्स्ट आपसे कहता है कि T P और R से लंबा है। जो T है ना वो लंबा है किस किस से, एक तो P से लंबा है और एक R से लंबा है, तो P और R इन दोनों से लंबा हो गया T। तो अल्टीमेटली सेकंड वाले डेटा के अकॉर्डिंग भी हमारा जो आंसर बैठता है वो डी बैठता है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि सेकंड वाला डेटा इज आल्सो सफिशिएंट। तो दोनों डेटा इंडिविजुअल बेसिस पर सफिशिएंट हैं, तो यस हम इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे दोस्तों वो ऑप्शन सी देंगे कि डेटा फर्स्ट या डेटा सेकंड दोनों ही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको दे करके जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे देंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको टाइमर भी लगा के दे देता हूं और कमेंट बॉक्स में आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देके जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इस प्रैक्टिस सेट के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। और तब तक आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।